नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। और एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करेंगे आज गुर्जर प्रतिहार वंश की। हम मारवाड़ के राठौड़ वंश की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन मारवाड़ के राठौड़ वंश को पढ़ने से पहले हमें गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम मारवाड़ के राठौड़ वंश को और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाए, समझ पाए। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कैसे हैं आप? प्रदीप सहारण जी, पुष्पेंद्र जी, राजेश चौधरी जी, साहिल मोदी स्वागत आपका, यमुना जी स्वागत आपका, माया कुमावत जी कैसे हैं आप? प्रमोद पूनिया जी, ढानी के छोरा स्वागत आपका, सरिता जी स्वागत आपका, एंड चंचल स्वागत आपका, कैसे हैं? साहिल स्वागत आपका, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका भी। और इस सेशन को देखने वाले हमारे परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मुकेश, राजेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। महेंद्र जी स्वागत आपका, कैसे हैं? सूरज स्वागत आपका, कैसे हैं आप? मीनाक्षी यादव जी स्वागत आपका, कैसे हैं? माया कुमावत, पिंकी स्वागत आपका, एंड राजीव कुमार स्वागत आपका, कैसे हैं? तो करें शुरुआत आज के सेशन का। खुशबू, सुलोचना जी स्वागत आपका, कैसे हैं? चंचल स्वागत आपका, गुड्डू, मीना, अनवर अली, वेरी गुड मॉर्निंग, राजेश लांभा, अनिल राणा, तनु, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देखिए, चर्चा करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की। छोटा सा पार्ट है, आज ही पूरा कर देंगे, फिर कल राठौड़ वंश की शुरुआत जो है वो अपन कर देंगे, ठीक है? अफसाना पूनिया जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? रीट एग्जाम के फॉर्म जब भरे जाएंगे तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। इस परिवार में आप जुड़े रहे, बिल्कुल अभी फॉर्म भरे नहीं जा रहे, नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो करें शुरुआत। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा करेंगे। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा, हालांकि बहुत लंबा शासनकाल गुर्जर प्रतिहारों का राजस्थान में नहीं रहा है। कमलेश जी कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि मेवाड़ के जो शासक हैं वो भी गुर्जरों के क्या थे? सामंत रहे हैं। मेवाड़ का जो गोहिल वंश है वो क्या रहा है? गुर्जरों का सामंत रहा है। अगर आप चौहान पढ़े थे तो चौहानों में भी हमने देखा कि चौहान भी जो है वो गुर्जरों के क्या रहे हैं? सामंत रहे हैं। यानी राजस्थान का इतना बड़ा राजवंश गोहिल वंश और इतना महान राजवंश चौहान वंश किनके सामंत रहे हैं? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो इन दोनों वंशों से भी ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा, तभी तो इनके वो सामंत रहे। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का राजस्थान के अंदर जो है वो बड़ा लंबा शासनकाल नहीं रहा, बाकी अदर स्टेट में उनका शासनकाल ज्यादा रहा। जी, अब साना पूनिया जी क्या पूछ रहे हैं आप बताएं। जहां पर भी आपको दिक्कत आए, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है हमारे इस परिवार को, एक तो सब्सक्राइब करना होता है, एक होता है ज्वाइन करना। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके की नोट्स से संबंधित, पीडीएफ से संबंधित या और कोई दिक्कत आ रही है, आप हमें कॉल करें, बिल्कुल हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनकी भी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है उनका और थोड़ी सी वरीयता हम देंगे, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, 13 नंबर सेशन है ये, गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा करते हैं। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से, मोस्टली जो पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने मंडोर से राजधानी मेड़ता स्थानांतरित की?
मंडोर से राजधानी को मेड़ता स्थानांतरित किया? एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है? दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यह है कि जो उज्जैन के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था? ठीक है, इस तरीके के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनकी चर्चा आज करने वाले हैं। दयाली कुमारी कैसे हैं, गीता सुमन कैसे हैं, एंड पवन सिंह राजपुरोहित कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए। हर्ष की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी के पश्चात राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में राजपूतों की सत्ता स्थापित होने लगी। हर्ष जो था भारत का महान शासक था, जिसने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधे रखा। लेकिन जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है, अब अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो वहां के स्थानीय शासकों ने अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। इंदु जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? और यहीं पर राजस्थान के अंदर राजस्थान के जो राजपूत शासक है, उन्होंने अपना वर्चस्व जो है वो स्थापित करना शुरू कर दिया। 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के इतिहास में राजपूत काल के नाम से हम जानते हैं। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि राजपूत काल कौन से समय काल को कहा जाता है? तो 7वीं सदी से लेकर और 12वीं सदी तक का जो काल है वो क्या कहलाता है? राजपूत काल कहलाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में भी अनेक मत है। हालांकि हम राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में जो मत है वो हमने जब चौहान वंश पढ़ा था तो हमने उसको पढ़ लिया था। ठीक है, चौहान वंश जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसको पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से उसकी चर्चा करेंगे हम। और उत्पत्ति के बारे में अलग अलग जो विद्वान हुए हैं, अलग अलग जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने भी अपने अलग अलग जो है वो दृष्टिकोण राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताए हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं, जो ज्यादा पॉपुलर जो मत है वो है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो क्या हुई है? अग्निकुंड से हुई है। देखिए, प्रतिहार, चाहे देखो मूल तो इनका नाम प्रतिहार ही था क्यों, लेकिन ये जो क्षेत्र था जिनमें इनका शासन काल था वो क्या कहलाता था? गुजरात्रा कहलाता था। तो ये जो प्रतिहार है ये क्या कहलाए? गुज्जर या गुजरात्रा क्षेत्र के अंदर शासन होने के कारण ये जो प्रतिहार है वो क्या कहलाए? गुज्जर प्रतिहार कहलाए। ठीक है, तो राजपूत, प्रतिहार भी राजपूत है, परमार भी राजपूत है, चौहान भी राजपूत है, और चालुक्यों का जो शासन था वो गुजरात में था, ये भी क्या है? राजपूत ही है। तो 4 राजपूत जातियों का उत्पत्ति होता है किससे? अग्नि कुंड से। और ये बात चंद्रवरदाई रचित पृथ्वी रासों के अंदर जो है वो बताई गई है। चंद्रवरदाई के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर यज्ञ से 4 योद्धाओं को, जिनमें प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य हैं, को उत्पन्न किया। ठीक है, और मुनोतनेन्सी और सूर्यमल जो मिश्न है, उन्होंने इस बात का क्या किया? आगे चलकर समर्थन किया कि जो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में कहा है वो बात जो है वो क्या है? सत्य है। इस बात को इन्होंने जो है वो सत्य साबित करने का प्रयत्न किया। इसके बाद देखिएगा, विदेशी मत की उत्पत्ति की बात करते हैं तो जितने भी विदेशी इतिहासकार हुए, जैसे कर्नल जेम्स टोड, वी.एस. स्मिथ, विलियम क्रूक, जितने भी ब्रिटिश के इतिहासकार हुए हैं, विदेशी इतिहासकार हुए, उन सब ने ये कहा कि नहीं, राजपूत जो है वो क्या नहीं है, ये भारत के नहीं है, ये तो विदेशियों की क्या है? संतान है, विदेशियों से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब इस मत के देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था चौहान वंश में कि राजपूत जो थे उनका इतिहास बहुत अच्छा रहा है। राजपूत जो है वो वीर योद्धा रहे हैं। तो हर कोई जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने क्या किया? राजपूतों को अपने साथ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि हर कोई
अच्छी चीजों को प्राप्त करना चाहता है, हर कोई अपने वंश के साथ अच्छे वंश को कनेक्ट करना चाहता है। तो इसी प्रकार जो है वो विदेशी जो इतिहासकार हुए, जिसमें कर्नल जेम्स टोड, वीएल स्मिथ और विलियम क्रुक ने कहा कि राजपूत विदेशी जातियों की संतान है, जैसे शक एंड पहलवों एंड हूणों की संतान। खास तौर पर इन्होंने हूण और शक की जो है वो संतान इनको बताया। प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति हुई है, यह किसने कहा? राजपूत सूर्य और चंद्रवंशी है। इस मत के प्रमुख प्रतिपादक जो है वो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे, और इनके अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रिय संतान है। और एक मिश्रित उत्पत्ति का भी सिद्धांत है। डॉक्टर डीपी चटर्जी या चट्टोपाध्याय क्या कहते हैं कि इस मत के प्रमुख जो है प्रतिपादक है, और अनेक विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से होने के साथ प्राचीन क्षत्रियों की संतान होने ही मानते हैं, तथा ब्रह्मांड वंश से भी इनकी उत्पत्ति मानी जाती है ना। तो आपको इसमें ज्यादा घुसना नहीं है कि किस में है, जिसके अनुसार पूछे। अगर क्वेश्चन पूछे कि कर्नल टोड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप कहोगे जी शंख और हूण शासकों से हुई है, यानी विदेशियों से उत्पत्ति हुई है। जिसका नाम लेके हमें पेपर में क्वेश्चन पूछे, हमें उसी के अकॉर्डिंग उत्तर दे देना है, अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए गुर्जर प्रतिहारों की चर्चा करते हैं। यह वंश अग्निकुंड से उत्पन्न 4 वंशों प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान में शामिल था। लेकिन यह बात याद रखना, गुहिल वंश जो है, गुहिल जो वंश हमने पढ़ा था, मेवाड़ का गुहिल वंश, ये अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुआ था। यह बात याद रखना, जो गुहिल वंश था वो अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में शासन करने वाले वंशों में प्रतिहार सबसे महत्वपूर्ण वंश था। कौन सी से लेकर 8वीं से 10वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान में मुख्य रूप से जो है वो किनका शासनकाल था? गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल था। अब देखिए, उस समय राजस्थान या राजपुताना नाम का कोई राजनीतिक इकाई विद्यमान नहीं था। जिस समय गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल था, उस समय राजस्थान नाम नहीं था। राजस्थान नाम तो पड़ा, एकीकरण के बाद पड़ा। उस समय अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग नामों से जानते थे। जैसे बीकानेर, जोधपुर आदि के क्षेत्र को गुजरात प्रदेश कहा जाता था, है ना। हनुमानगढ़, गंगानगर के योद्धेन क्षेत्र कहलाते थे, इधर जो है वो मत्स्य प्रदेश कहलाते थे। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम थे। सबसे ज्यादा राजस्थान में जो शासन करा है राजपूतों में, वो है गुहिल वंश। गुहिल वंश जो है ये भी राजपूत ही है, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से नहीं हुई है। और राजस्थान में जो सबसे प्राचीन या सबसे लंबा शासनकाल जो रहा है वो गुर्जरों का रहा है। ठीक है, देखिए संपूर्ण प्रदेश गुजरात, देखो उस समय राजस्थान या राजपूताना नाम का तो कोई राजनीतिक इकाई विद्यमान था नहीं, तथा संपूर्ण जो प्रदेश है वो गुजरात कहलाता था या गुर्जर प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था? गुर्जर प्रदेश जो है वो कहलाता था, और गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अतः इस क्षेत्र के स्वामी, इस क्षेत्र पर शासन करने वाले जो शासक थे प्रतिहार, वो अपने आप को क्या कहलाने लगे, या ये शासक क्या कहलाने लगे? गुर्जर प्रतिहार कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? गुर्जर प्रतिहार कहलाने लगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल स्थान है वो क्या है? उज्जैन है। ये मोस्ट लाइन पहली आपके सामने कि गुर्जर प्रतिहारों का मूल जो स्थान है जहां से गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई, वो कौन सा है? उज्जैन। याद रख सकते हैं, आसानी से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मुनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई है? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई है। तो मुनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है, और ये 26 शाखाएं भारत के अलग अलग क्षेत्र में शासनकाल करती रही है।
गुजरातरा जो स्थान है वो बता रहा हूं ना आपको, ये जो जोधपुर का जो क्षेत्र है, जोधपुर, मंडोर, कुछ भाग बीकानेर का, कुछ भाग इधर नागौर के क्षेत्र का, ये क्या कहलाता है? गुजरातरा प्रदेश कहलाता था। ठीक है। और बीकानेर के इधर आगे चलोगे तो बीकानेर के आगे का जो भाग है वो जांगल प्रदेश कहलाता था, है ना। इसके बाद देखिए, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण, मुणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई है? 26 शाखाएं बताई है। तो राजस्थान में इनकी 2 शाखा थी, एक तो मंडोर शाखा और दूसरी जो थी वो थी भीनमाल शाखा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से राजस्थान में कितनी शाखाओं का शासन रहा है? तो 2 शाखा थी, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार और भीनमाल। भीनमाल कहां है? जालोर में है, यहां के गुर्जर प्रतिहार। सर कला संस्कृति की प्लेलिस्ट में 3 वीडियो पर अनअवेलेबल वीडियो अरे हिडन क्यों आ रहा है? देखो जो ये आपका प्लेलिस्ट है उसमें जितने भी वीडियो है वो पूरे हैं, और अभी और सेशन आ रहे हैं क्योंकि कला संस्कृति के सेशन अभी चल रहे हैं, और कोई क्लास अगर हिडन दिख रही है तो वो इसका अर्थ है कि वो क्लास हमने की नहीं थी, वो अभी करेंगे। हमारे सारे सेशन बिल्कुल फ्री है, तो हम ना ही तो कोई क्लास डिलीट करते हैं, ना ही कोई क्लास हम हिडन करते हैं, ऐसा अपना कोई उद्देश्य नहीं है। जितनी क्लास लाइव हो गई, कभी कभी क्या होता है जैसे कल 3 बजे वाली क्लास शेड्यूल की हुई थी लेकिन 3 बजे हम सेशन नहीं ले पाए, तो उस क्लास को करने से पहले डिलीट कर दिया, तो वो वहां पर आपको नहीं दिखेगी फिर। ठीक है। अब देखिए, मंडोर के प्रतिहारों की चर्चा करते हैं। आपके मन में ये आ रहा है गुरुजी मंडोर ही क्यों, जोधपुर को नाम क्यों को नहीं आ रहे हो? क्योंकि जोधपुर तक जब मंडोर था ना तब जोधपुर था ही नहीं, क्योंकि जोधपुर तो बाद में जोधा जी ने बसाया था, वो तो काफी बाद में राठौड़ वंश में जो है वो बसाया गया था। गुर्जर प्रतिहारों का जो यानी मारवाड़ का जो मूल, यानी मारवाड़ की जो राजधानी थी वो मंडोरी थी। मंडोरी रावण का ससुराल था, आपको पता है। मंदोदरी कहां की थी? मंदोदरी नाम उसका मंडोर के कारण ही पड़ा, मंडोदरी नाम था उसका, फिर उसका मंडोदरी से मंदोदरी नाम हो गया, और रावण का विवाह हुआ था यही मंडोर में। तो मंडोर का इतिहास देखो कितना पुराना है मंडोर। कई ऐसे कभी कभी ऐसे सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं ऐसे मूर्ख लोग जो है वो ऐसे वीडियो वगैरह बना के छोड़ते हैं शॉर्ट कि रामायण का कोई वजूद नहीं था, रामायण तो केवल काल्पनिक थी, रामायण नाम की कोई चीज नहीं थी, रावण, राम, हनुमान जी ये कुछ नहीं थे। लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं, वास्तव में सब कुछ था। भगवान राम जी भी थे, लक्ष्मण जी भी थे, सीता जी भी थे, हनुमान जी भी थे, रावण भी हुए, सारे चीजें हुई है। लेकिन क्या है कि ज्यादा बुद्धि आ जाती है ना, किसी में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो वो इस तरीके की बातें करने लगता है। तो रावण का ससुराल था मंडोर, और देखिए हमें कितना गर्व महसूस हो रहा है कि हम इस ऐसे राज्य से जुड़े हुए हैं जो इतना प्राचीन था। अयोध्या तो आप सब जानते ही हैं। इस सृष्टि में जिस वस्तु का नाम है ना वो हर वस्तु है, और जो वस्तु जिसका नाम नहीं है ना वो चीज नहीं है। जिस चीज का नाम है वो चीज है, कुछ भी काल्पनिक नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। मंडोर प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। राजस्थान के अंदर मंडोर के गुर्जर प्रतिहार है, या राजस्थान में प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के संस्थापक कौन है? मंडोर शाखा के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो है हरिश्चंद्र। कौन है? राजा हरिश्चंद्र है, जिनके वंशजों ने क्या किया? मंडोर पर शासन किया। क्या किया था? संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे, और हरिश्चंद्र के आगे जो वंशज हुए उन्होंने ही मंडोर पर क्या किया? शासन किया था। हरिश्चंद्र की क्षत्रिय पत्नी के 4 पुत्र हुए। हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी, 2 पत्नी थी इनकी, एक ब्राह्मण पत्नी थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी। तो जो क्षत्रिय पत्नी थी उसके 4 पुत्र हुए हैं, जिनका नाम है रज्जिल, भोग भट्ट, कक
और दद, ठीक है, ये 4 पुत्र हुए। इसके बाद जो रज्जिल है, रज्जिल के जो है वो पुत्र हुए हैं नरभट्ट, और नरभट्ट ने जो है वो पेल्लो पैली, है ना, पेल्लो पैली नामक एक जो है वो पेलोपैलिक विरुद्ध धारण जो है वो धारण किया, यानी ये उपाधि धारण की पेलोपैली की। तो किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पेलोपैली विरुद्ध कहा जाता था या इसकी उपाधि धारण की थी? तो ये जो थे वो क्या थे? रज्जिल थे, ठीक है। इसके बाद नरभट्ट के पुत्र, नरभट्ट जो है इनके पुत्र हुए नागभट्ट। नागभट्ट ने मंडोर के स्थान पर मेदंतक, मेदंतक यानी मेड़ता को क्या कहा जाता था उस समय? मेदंतक कहा जाता था। तो मेदंतक को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। किसने बनाया? नागभट्ट ने। और ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में पूछा जा चुका है कि किस शासक ने, प्रतिहार वंश के किस शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया? तो ये थे नागभट्ट, ठीक है। इसके बाद कक जो है एक प्रतापी और विद्वान राजा हुए हैं इनके। कक के पश्चात बाउक नामक राजा हुए। बाउक के बाद उनका सोतेला भाई कक्कुक मंडोर के प्रतिहारों का शासक बनता है। और कक्कुक जो है उनके उत्तराधिकारियों के बारे में हमें कोई जानकारी इतिहास में नहीं मिली है। संभवतः वे सुल्तान इल्तुतमिश के समय जो है वो मंडोर के स्वामी रहे। और 1395 ईस्वी में इंदा प्रतिहार सामंत, है ना, इंदा प्रतिहार सामंत उगम सिंह जो थे, इंदा प्रतिहार का एक सामंत हुआ है उगम सिंह। उगम सिंह ने राजा हमीद से परेशान होकर, जो कि इन पे बार बार आक्रमण कर रहा था, क्या होता है, राठौड़ वीरमदेव के पुत्र हुए हैं चूंडा। चूंडा नाम सुन के कुछ आपको याद आ रहा है? चूंडा नाम सुन के कुछ याद आ रहा है आपको? चूंडा शासक हुए हैं। चूंडा के एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल, और एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई, जिसका विवाह हुआ था मेवाड़ में। याद आ रहा है? तो ये जो राठौड़ वीरमदेव थे, इनके पुत्र का जब विवाह हुआ चूंडा का, तो मंडोर क्या दे दिया गया था? दहेज में दे दिया गया था। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि किस प्रतिहार शासक ने मंडोर चूंडा को दहेज में दिया? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इंदा प्रतिहार ने दिया। किसने दिया? इंदा प्रतिहार ने मंडोर। देखो, किसी भी पीढ़ी के अंदर जो है वो सारे शासक जो है वो महान नहीं होते। अगर आप देखोगे मेवाड़ का इतिहास हमने पढ़ा, तो उसमें राणा सांखा, हमीर देव चौहान, राणा हमीर, सांगा, कुंभा और प्रताप, ये 3 पीढ़ियां जो थी, ये 3 पीढ़ियों के ही शासक जो है महान हुए ना। लेकिन प्रताप के बाद कोई शासक महान नहीं हो पाया, यानी बेहतरीन शासक नहीं हो पाया। और धीरे धीरे जो है वो क्या होता जाता है, शासन जो है वो कमजोर होता जाता है, और अंततः उस शासन का अंत होता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि जो प्रारंभिक शासक होते हैं उन्होंने बहुत संघर्ष करा होता है। वो खुद अपनी शक्ति से, अपने दम पर जो है अपने शासन को स्थापित करते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे, मान लीजिए मैं गवर्नमेंट टीचर बना, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तभी तो गवर्नमेंट टीचर बनूंगा। जैसे अभी आप कर रहे हैं, आप मेहनत करके गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, लेकिन आपके बच्चों को सारी सुविधा आप दोगे, है ना, मोटरसाइकिल की मोटरसाइकिल, स्कूटी की स्कूटी, फोन, एसी, टीवी, कूलर, क्या बात। लेकिन आपके बच्चे फिर इतनी मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सारी चीजें जो है वो आपने दे दी है, और उनको कुछ आइडिया नहीं है कि मेहनत क्या होती है। आपके पिता किसान हैं,
आप संघर्षों में जी रहे हैं, आप कठिनाइयों में जी रहे हैं, और उन कठिनाइयों का सामना आप करके क्या कर रहे हैं, संघर्ष करके आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं। क्योंकि आपको कुछ भी जो है वो पुश्तैनी तौर पर नहीं मिला है। आपको पुश्तैनी तौर पर क्या मिला है? खेत मिला है, गाय मिली है, खेत में मेहनत करना मिला है, यही तो मिला है आपको, यही मिला है ना आपको। लेकिन आपने क्या किया? अपने दम पर मेहनत करके अपने जीवन स्तर को बदला। तो आपको उस मेहनत का पता है, लेकिन आपके बच्चों को तो आप क्या करोगे? सब कुछ व्यवस्था करके दे दोगे तो उनको कोई आइडिया नहीं होगा कि मेहनत, फिर वो संघर्ष नहीं कर पाएंगे। यही होता है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि राहुल गांधी जो है उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? लेकिन इन्हीं के वंश में आप देखो, इंदिरा गांधी बहुत ही महान प्रधानमंत्री हुई है भारत की। इनके और परिवार में पीछे जाओगे तो नेहरू जी, राजीव गांधी, वो सब लोग संघर्ष करके जो है वो महानता पे पहुंचे। लेकिन इतना विशाल महान इनका शासनकाल होते हुए भी राहुल गांधी को संघर्ष करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इनको सब कुछ जो है वो पुश्तैनी तौर पर मिला है और इनको पता ही नहीं है। इसीलिए तो ये कभी कभी आलू का पेड़ उगा देते हैं, है ना, आटे को लीटर में तोल देते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जीवन से नहीं जुड़े हुए, इनका कोई संघर्ष नहीं है। इनके ये बात समझ में आ गई है कि मेरा संघर्ष नहीं है, तो अब ये रोड पे चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और जितना ज्यादा व्यक्ति संघर्ष करेगा, जितना ज्यादा वो समस्याओं से जूझेगा, उतना ही ज्यादा वो भी जो है वो उच्च होता जाएगा, महानता की ओर होता जाएगा। तो जीवन में संघर्ष बहुत जरूरी है। अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर कठिन परिस्थितियों में डालना सबसे बड़ा आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। चुंडा को मिल गया है क्या? मंडोर। तो जब हम कल हम जब राठौड़ वंश की शुरुआत करेंगे तो यहीं से करेंगे, चुंडा से, कि चुंडा को मंडोर दहेज में मिला और फिर चुंडा के जो वंशज हैं उन्होंने क्या किया, आगे चलकर जो है वो राठौड़ वंश को जो है वो चलाया। इस घटना के साथ ही प्रतिहारों का प्रभाव समाप्त हो गया और धीरे धीरे समूचा मारवाड़ जो है राठौड़ों के अधिकार में चला जाता है। तो ये मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार है उनका खेल यहां पर खत्म हो जाता है। याद रखने वाली बात है, किसने चुंडा को दहेज में दिया मंडोर? एक बात याद रखनी है, इंदा ने दिया। दूसरी बात याद रखनी है कि नागभट्ट ने मंडोर के स्थान पर जो है वो मारवाड़ इसको मेड़ता को राजधानी बनाया। ठीक है, दो बातें ये याद रखनी है। जो मोस्ट चीजें हैं वही आपको जो है वो यादें रखनी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा भीनमाल के जालोर के जो प्रतिहार है इनकी चर्चा करते हैं। इस भीनमाल शाखा के जो संस्थापक थे वो थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। कौन थे? नागभट्ट प्रथम जो थे वो भीनमाल शाखा के क्या थे? संस्थापक थे। नागभट्ट प्रथम का जो शासन काल है वो 750 से 780 तक का रहा है। संभवतः भीनमाल के चावंड शासकों के अधीन रहते हुए अरबों यानी जो जनेद सेनापति था इससे युद्ध किया। ठीक है, तो नागभट्ट ने जो है अरब शासकों से क्या किया था? युद्ध किया था। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी जाबालीपुर जालोर में स्थापित की और यह क्वेश्चन बनता है कि भीनमाल शाखा के गुर्जर प्रतिहारों के किस शासक ने अपनी राजधानी जालोर स्थापित की? भीनमाल से राजधानी को जालोर ट्रांसफर किसने किया? तो आप बताओगे नागभट्ट प्रथम ने किया। और राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष के जो संजन ताम्र पत्र है इसमें हमें इसकी जो है जानकारी मिलती है। और जानकारी क्या मिलती है कि उज्जैन में हुए हिरण्य मर्दनान, ये एक समारोह होता जिसमें राष्ट्रपति दत्ती दुर्ग को महादान जो है वो दिया जाता था। यह प्रतिहार के रूप में जो है उपस्थित थे इसमें। इसके बाद दूसरे शासक बनते हैं वस्त्रराज 780 से 805 तक। इन्हें रणहस्तीन कहा गया। प्रतिहार वंश के किस शासक को रणहस्तीन कहा जाता है? तो वस्त्रराज को। उसके समय कन्नौज के अंदर त्रिपक्षीय संघर्ष चला जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों नाम आपको याद रहने चाहिए। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो
उज्जैन को लेकर, सॉरी कन्नौज को लेकर, कन्नौज को लेकर जो है वो, कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला उसमें कौन कौन से जो है वो वंश थे? तो पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, 3 थे ये, ठीक है। अब आपके देखो, आपके पास कितने किए हैं वो एक अलग बात है। इनकी देखो क्वेश्चन तो मोस्टली मैं आपको बताऊंगा, वो मोस्टली बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको रीट के लेवल तक पढ़ा रहा हूं कि अब तक के जितने पेपर हुए हैं, अधीनस्थ बोर्ड ने किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको लेके हम पढ़ रहे हैं। हम कोई विषय विशेषज्ञ बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपके पास जो है वो हो सकता है कि डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल नोट्स हो, तो चाहे तो आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर रीट के लेवल तक पढ़ना है कि भाई मैं तो रीट पास करना चाहता हूं और रीट में इस टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैं आपको यहां पर सारे कवर करवा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो 3 थे। किसके शासनकाल में जो है वो, किसके शासनकाल में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष चला? तो वस्त्रराज के शासनकाल में, और वस्त्रराज को ही रणहस्तीन कहा जाता है, और प्रतिहारों की तरफ से वस्त्रराज ही जो थे वो युद्ध में थे। उसने कन्नौज के इंदिरा युद्ध एवं बंगाल के गोड मुद्दागिरी यानी मुंगेर के युद्ध में जो है धर्मपाल को हराया था। इन 2 युद्धों में इसने धर्मपाल को हराया। चौहान दुर्बल राज उनका सामंत था। हमने क्या पढ़ा था कि चौहान वंश भी जो है वो प्रतिहारों के क्या रहे थे? सामंत रहे थे। वन लाइनर पीडीएफ अभी कोई नहीं है पवन सिंह जी। जितने भी हमारी वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ है टेलीग्राम पे ऑलरेडी मौजूद है। आप टेलीग्राम पे जुड़ो और वहां से डाउनलोड कर लो। और डिटेल जितने हमारी जितनी भी क्लासें, देखो सीधा सीधा मैटर मैं आपको बता देता हूं, जितनी क्लासें हो चुकी है सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पे है, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। बार बार कमेंट मत करो। चौहान जो शासक था दुर्लभ राज, ये क्या था? प्रतिहारों का सामंत था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा चौहान शासक प्रतिहारों का सामंत था? तो चौहान शासक दुर्लभ राज। वह राष्ट्रकूट शासक ध्रुव यानी धार वर्ष के से परास्त हुआ था। वस्त्रराज को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? वस्त्रराज था। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय शासक बनते हैं, और नागभट्ट द्वितीय जो है 805 से 833 तक शासक रहे। वस्त्रराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। इन्हें नागावलोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? नागावलोक कहा जाता है। और उसने काव्यकुंज कान्यबुंज जो है वो कन्नौज का ही पुराना नाम है, याद रखना, पुराना नाम कान्यबुंज, कान्यकुंज यानी कन्नौज पर अधिकार कर उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसने कन्नौज के चक्रायुद्ध को हराया। चक्रायुद्ध क्या थे? कन्नौज के शासक थे, इसको हराया। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार उसने जो है वो तुर्कस्को यानी मुस्लिम जो तुर्क थे उन्हीं का नाम है तुर्क, यानी तुरुक्स यानी मुसलमानों को भी पराजित किया था। और अंतिम दिनों में राष्ट्रकूटों के भय से नागादित्य जो है गंगा नदी में जल समाधि ले लेते हैं। राष्ट्रकूट शासकों से ये भयभीत हो गए थे। फिर शासक बनते हैं मिहिर भोज प्रथम 836 से लेकर और 885 तक। वह इस वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हैं। मिहिर एवं प्रभास इनकी क्या थी? उपाधियां थी। मूल नाम क्या था इनका? भोज था। और मिहिर और प्रभास इनकी क्या थी? उपाधियां थी। भोज प्रथम मिहिर भोज की उपाधि आदि वराह, मिहिर भोज की प्रथम जो मिहिर भोज प्रथम भोज प्रथम मिहिर भोज की उपाधि क्या थी? आदि वराह की भी उपाधि थी। और इसका जानकारी हमें ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होता है।
वह परम भागवत भगत भी थे और विष्णु के उपासक थे। इसके बाद इसके बाद देखिएगा, कल्हण एवं अरबी यात्री सुलेमान इनके शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि सुलेमान जो कि एक अरब यात्री थे, ये भारत की यात्रा पर किस प्रतिहार वंश के शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे, ये आए थे आपके मिहिर भोज के काल में, राजस्थान की यात्रा पर आए। और क्या कहा सुलेमान ने? सुलेमान ने अपने लेख में, अपने यात्रा वृतांत में लिखा कि अरबों के लिए जो बाधक है वो है मिहिर भोज। अरबों के लिए बाधक है मिहिर भोज। ठीक है। इसके बाद भोज ने कन्नौज को पुनः प्राप्त कर उसे प्रतिहारों की राजधानी बनाया और रामभद्र के काल में यह प्रतिहारों के हाथ से निकल गया। ठीक है। कन्नौज फिर से जो है प्रतिहारों से हाथ से निकल जाना, यानी हार गए। किसके शासनकाल में? रामभद्र के। उसने राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय को हराकर मालवा प्राप्त किया और सुलेमान ने भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु माना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये कि सुलेमान के अनुसार अरबों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मिहिर भोज। भोज ने आदि वराह दम्बर नामक जो है वो सिक्के भी चलाए थे। आदि वराह धर्म नामक जो है वो क्या चलाए? सिक्के चलाए और उनकी एक तरफ वराह की आकृति भी अंकित करवाई थी। मिहिर भोज पाल, देवपाल और राष्ट्रकूट ध्रुव से पराजित हुए। इसके बाद शासक बने महेंद्र पाल प्रथम, और महेंद्र पाल प्रथम जो है मिहिर भोज के पश्चात उनके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम जो है वो 885 से 910 तक शासन बने। और लेखों में इन्हें परम भट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। गुर्जर प्रतिहार शासक या प्रतिहार वंश के किस शासक को परम भट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है? तो महेंद्र पाल प्रथम को कहा गया है। उनकी सभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जो उनके राजगुरु भी थे। और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और विदसाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण एंड भूकोश, हरविलास और प्रचंड पांडव नामक जो है वो ग्रंथ इन्होंने रचना की। और कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में और अन्य जो है वो किसमें है? संस्कृत भाषा में। बस ये याद रखना, कर्पूर मंजरी जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। महेंद्र पाल के शासनकाल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से जो है वो प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसके बाद महीपाल प्रथम शासक बनते हैं। महीपाल ने 912 से लेकर और 943 तक एक कुशल और प्रतापी शासक के रूप में शासन किया। और उनके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी जो है वो गुजरात आया और क्षमेश्वर ने अपने ग्रंथ चंड को निष्कम में महीपाल की विजयों का जो है वो उल्लेख किया है। अल मसूदी गुजर प्रतिहारों को अल गुजर, अब आपको याद क्या रखना है? वो बात मोस्ट है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कि हमने वहां से नोट्स खरीद लिए हैं, मैंने 2000 के नोट्स खरीद रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया चलाता हूं, फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे ऐड होते हैं रीड के लिए। ये हस्तलिखित नोट्स सफलता 100% श्योर, 4000, 2000, 3000 के नोट्स बेचे जाते हैं। बहुत सारी मेरी खुद की पीडीएफ, मैंने जो वन लाइनर बनाए हैं उनकी पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल के या अपनी साइट पे डाल के बेचा जाता है। एनसीईआरटी का पूरा सार, इससे ही आएंगे सारे क्वेश्चन। सफलता के लिए अभी डाउनलोड करें और उस पे 200 रुपए 300 रुपए में उनको बेचा जा रहा है। लेकिन फिर भी देखो, आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ गलत खरीदा है, लेकिन आप नोट्स खरीद के, अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स खरीद के और पीडीएफ इकट्ठा करके, फिर भी आपके मन में शांति भी नहीं है और आपका विश्वास भी डेवलप नहीं हो पा रहा है। यानी 15,000 रुपए दे के कोचिंग जाके 5,000 रुपए के नोट्स खरीद के
इस इतना काम करने के बाद अगर आपको यह विश्वास नहीं आता है कि इनको पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और इसके बाद भी आप मारे मारे फिर रहे हैं, कभी किसी यूट्यूब पे जा रहे हैं, कभी किसी यूट्यूब पे जा रहे हैं, कभी किसी दोस्त को फोन कर रहे हैं, यार भाई क्या पढ़ रही हो तू? बोले यार मैं तो आ पढ़ रही हूँ, यार भाई मैं तो बैठू नोट्स खरीद लिया यार, मेरे तो की समझ में को नहीं यार। यानी पैसे लगाकर भी आपको यह विश्वास नहीं आ पा रहा है कि यार जो मैं पढ़ रहा हूं उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मान के चलिए ये आपका सबसे ज्यादा टाइम खराब करने वाला बात है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप जहां से भी कोई भी डाटा पढ़ रहे हैं, आपने जो खरीद लिया है, जहां आपने कोचिंग में, उस पर पूर्ण विश्वास करो। या तो खरीदने से पहले जांच पड़ताल कर लो अच्छी तरीके से, या फिर उस पर पूरा विश्वास करो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां मेरी क्लास में आके पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे ना, कोई जरूरी को नहीं भाई। ये 100% नहीं है कि मेरी क्लास में आने वाले सारे सफल होंगे। सफल कौन होंगे? जिनको अपने आप पर विश्वास होगा। बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि जो खुद अपनी सहायता नहीं करता उसकी भगवान भी सहायता नहीं करता है। तो खुद आपको अगर अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि यार मैं इतने सारे नोट्स, इतनी सारी पीडीएफ, इतनी सारी बुकें पढ़कर सफल हो जाऊंगा, और फिर भी आप मारे मारे फिर रहे हैं, आप खुद पे विश्वास नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कैसे सफल होंगे? सबसे पहला काम ये करो, कोई जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, आपके पास जो भी बुक है वो सबसे बेस्ट है। एक दिमाग में एक बात बिठा लो यहां पर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, माने बेस्ट बुक बता दो। आपके पास जो बेस्ट बुक है वो ही बेस्ट है, आपके पास जो नोट्स है वो ही बेस्ट है, आप जो पढ़ रहे हो वो बेस्ट है। क्योंकि हिस्ट्री जो है ना, चाहे आप कोई भी गाइड लेके पढ़ ले हो, कोई भी नोट्स पढ़ ले हो, अठे हिस्ट्री कह दियो नहीं के हिस्ट्री के मायने अल मसूदी गुजर प्रतिहारों को अल गुजर कहते थे। तो राजस्थान के पूरे इंडिया की कोई भी बुक लेके पढ़ ले, कोई भी आ कौन कैसे कहेगा ना आलू गुजर कहता, सारा आई कैसी अल गुजर कैसी, क्या होगा कौन नहीं होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मनोविज्ञान, करंट अफेयर, जितने भी सब्जेक्ट है ना, उसमें कोई किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि परिवर्तन कर दे। तो एक तो दिमाग से ये बात निकाल लो कि कोई ऐसी बुक बनी है जिसको पढ़कर मैं सफल हो जाऊंगा, या कोई ऐसी कोचिंग है मैं उसमें चला गया तो बस मेरा काम बन जाएगा। आपकी सफलता आप पर ही डिपेंड करती है, आपको कोई सफल नहीं कर सकता, कोई सफल आपको नहीं करवा सकता है, मैं भी नहीं करवा सकता, राजस्थान का कोई भी टीचर नहीं करवा सकता। टीचर केवल आपको दिशा दे सकता है। आपको सबसे पहले अपने दिमाग से जो कचरा भरा हुआ है वो निकाल देना होगा कि बेस्ट नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम क्या करते रहते हैं, बेस्ट ढूंढते रहते हैं। ये बेस्ट है, ये बुक बेस्ट है, ये फलानी चीज बुक बेस्ट है, ये मेरे दोस्त के नोट्स है ये बेस्ट है, ये इस कोचिंग के नोट्स बेस्ट है, और उस बेस्ट के चक्कर में हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। और फिर पेपर में जब जाके बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बेटा तेरे तो की कौन पढ़ोगे, अपन तो की को नहीं आवे, फिर को नहीं आपा पढ़िया कौन पढ़िया, और फिर आप सर पकड़ के बैठते हैं। इसलिए आपके पास जो है उसको पढ़ो, उस पर विश्वास करो, उसको पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, उसको बेहतर तरीके से याद करो, और यह तय कर लो कि मैं सफल होऊंगा और इसी किताब से होऊंगा। इस किताब को मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा, और अच्छी तरह से पढ़ने का अर्थ है कि उस किताब के किस पेज पर क्या लिखा हुआ है यह भी आपको याद होना चाहिए। अगर आप इतना कर सकते हो तो आप सफल हो पाओगे, वरना तो आप चाहे 1000, 5000, 10,000, लाख रुपया दे के भी नोट्स खरीद लेगा नहीं तो भी थारो की कौन बंडो। ठीक है, और जिखा बाता करना आवे बे बाता करता रहेगा, क्योंकि आजकल के यूट्यूब पर ज्ञान देनिया ज्यादा आवे, ज्ञान लेनिया कम आवे। तो सबसे अच्छा तरीका है, मैं तो कमेंट बंद नहीं कर सकता हूं, हालांकि मेरे पास ऑप्शन है कमेंट बंद करने का, लेकिन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, उनके भी जवाब देने होते हैं। लेकिन आपके फोन में जो कमेंट बंद करने का ऑप्शन है ना, उस कमेंट में वहां से कमेंट बंद करो,
चुपचाप अपना रजिस्टर उठाओ, पढ़ो। आपको लगे कि हाँ गुरुजी ठीक पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लिया करो। अगर आपको लगे कि यार आज गुरुजी ठीक कौन पढ़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर को बंद करो, अपने जो भी बुक है उसको निकालो और वहां से पढ़ो। स्वार्थी बन जाओ, जितने ज्यादा स्वार्थी बन सकते हो। यह समय स्वार्थी बनने का ही है। अपने बारे में सोचो कि मुझे, अगर मैं कहीं पर भी पढ़ रहा हूं तो मुझे मेरे काम की चीज मिले तो मैं पढ़ूं, अगर मेरे काम की चीज नहीं है तो बंद करो। कोई लेना देना नहीं है आपको किसी से। ऐसे पढ़ोगे तो भाई सफल हो जाओगे, वरना तो फिर आपकी मर्जी है। देखो हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है, ना ही कमेंट करने वालों का कुछ बिगड़ना है, ना ही किसी और का बिगड़ना है। पेपर में फेल हो गए, घर वाले गाली देंगे, मोहल्ले वाले आपको नकारा बताएंगे, कोई इज्जत नहीं मिलेगी। और फिर आप 5-6 साल इंतजार करते रहना और पढ़े रहना और घर वालों की गालियां सुनते रहना। ठीक है। अल मसूदी गुजर प्रतिहारों को अल गुजर कहा। गुजर का अपभ्रंश ही क्या है, अल गुजर है। और राजा को बोरा कहा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल मसूदी ने राजा को क्या कहकर पुकारा, बोरा कहकर पुकारा। गुजर प्रतिहारों को क्या कहकर पुकारा, अल गुजर कहकर पुकारा। राजशेखर महिपाल का ही राजगुरु था। राजशेखर जो था वो महिपाल का भी क्या था, राजगुरु था। और उसने महिपाल प्रथम को रघुवंश मृकुटमणि और रघुकुल मुक्तामणि कहकर पुकारा है। जितने भी इस पीडीएफ में आपको लाल अक्षरों में अंक लिखे हुए दिख रहे हैं, जो भी यहां पर हाईलाइट किए हुए हैं, वो सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं, वो पूछे जा चुके हैं। तो इनको नोट जरूर कर लेना। किस गुर्जर शासक, किस प्रतिहार शासक को रघुकुल मृकुटमणि और तथा रघुकुल मुक्तामणि के नाम से जाना गया है? तो आपको पता होना चाहिए महिपाल प्रथम को। और उसने उसे आर्यवर्त का महाराजाधिराज भी कहा। महिपाल प्रथम के बाद प्रतिहार साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है। हयंग शुआंग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बताया। और इस वंश का अंतिम जो शासक है वो यशपाल है, 1036 में हुआ। और अल मसूदी, सुलेमान, अबू जैद आदि अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों को जो है वो जूज कहा। क्या कहा? जूज कहा है। सुलेमान मिहिर भोज के पास विशाल, सुलेमान क्या लिखता है अपने यात्रा वृतांत में कि मिहिर भोज नामक एक शासक है गुर्जर, और उसके पास एक विशाल अश्व सेना है और वह इस्लाम का बड़ा शत्रु है। उसका साम्राज्य समृद्ध है, जिसमें सोने चांदी की बहुत सी खानें हैं। राज्य चोरी डकैती से मुक्त है। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरब यात्री सुलेमान पाल एवं प्रतिहार शासक के तात्कालिक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए ये बात लिखते हैं। और यहीं से आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश पूर्ण हो जाता है। कल हम चर्चा करेंगे मारवाड़ वंश की, और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मारवाड़ के राठौड़ वंश की शुरुआत होती है, कौन कौन से प्रतापी शासक होते हैं, कुंभा ने क्या किया, मालदेव ने क्या किया, रूठी रानी कैसे रूठी, इन सभी विषयों की जो है वो चर्चा करेंगे। किस प्रकार एक शासक जब बीच युद्ध से भाग आ जाता है तो उसकी पत्नी ने दरवाजे बंद कर लिए थे और दुर्ग के गेट नहीं खोले थे। इन सारे बेहतरीन तथ्यों की चर्चा हम जो है वो कल करेंगे। और समय को बर्बाद ना करें। खास तौर पर सबसे ज्यादा जो कमेंट आते हैं वो लड़कों के आते हैं। लड़कियां फिर भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती है। लड़कों की एक सबसे बड़ी गंदी फितरत क्या है, मैं खुद एक लड़का हूं इसीलिए कह रहा हूं, अपने टाइम में हमने भी इस तरीके की गलतियां की है। तो हमें पता है कि लड़कों को अगर लड़की का नाम दिख जाता है प्रोफाइल में कि ये लड़की का नाम है, और एक लड़की की अगर फोटो दिख जाती है प्रोफाइल पर ना, तो उसके बाद उनका जो ध्यान है ना वो पढ़ाई से हटकर कहीं और चला जाता है। और वो बस यही बात पूछने में लगे रहते हैं। घंटे की क्लास हो चाहे 20 मिनट की क्लास हो कि तुम कहाँ से हो, कैसी हो, क्या पढ़ रही हो, कौन सा तुम्हारा सब्जेक्ट है। और इसी चक्कर में उनका जो है टाइम बर्बाद हो जाता है। अगर लड़के और लड़कियों की बेरोजगारी में अगर देखोगे, पढ़े लिखे लड़कियां और पढ़े लिखे लड़कों में बेरोजगारी का रेशियो देखोगे, तो लड़के कहीं ना कहीं ज्यादा बेरोजगार हैं और लड़कियां ज्यादा सफल हो रही है। अगर सफलता का रेशियो देखोगे तब भी लड़कियां ज्यादा सफल हो रही है, क्योंकि लड़कियों के अंदर एक आदत होती है कि वो, उनके पास अगर कोई नोट्स आ गए, उनको अगर कोई बुक मिल गई तो वो कभी किसी को बताएगी नहीं।
लड़कियों की एक बहुत बड़ी आदत होती है कि वो अपनी सहेली को भी नहीं बताएगी कि वो क्या पढ़ रही है, कहां से पढ़ रही है और क्यों पढ़ रही है। और लड़के क्या करते हैं, जैसे ही वो पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो पहले आधा काम ने बताओगा कि मैं आ गाइड पढ़ू, मैं ए गुरुजी का नोट्स पढ़ू, मैं इया पढ़ू, मैं बिया पढ़ू, क्योंकि वो तो बताने में लगे रहते हैं और ये पढ़ने में लगी रहती है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है मेरे भाई, पढ़ो, पीछे रह जाओगे, आगे 3-4 साल भर्ती नहीं आनी है और आगे नई शिक्षा नीति के तहत भर्ती आएगी। और आपने शिक्षा नीति को पढ़ा हुआ है, 2020 जो शिक्षा नीति है उसमें आपने देखा है कि शिक्षक भर्ती कैसे होगी। आने वाले समय में शिक्षक भर्ती भी आरएस या आईएएस जैसी होगी, जिसमें सब कुछ होगा, प्रैक्टिकल, इंटरव्यू, सब कुछ होगा। और जिन लोगों ने बीएड वैसे की है ना घर बैठे, उनकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी उसमें, क्योंकि वो कभी उस पेपर को पास ही नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल पेपर पास करोगे कि प्रैक्टिकल पास करोगे कि इंटरव्यू पास करोगे, वहां इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे माइक्रो टीचिंग बताओ, प्रस्तावना में कितने क्वेश्चन होते हैं बताओ, प्रैक्टिकल आपको कहेंगे कि ये बोर्ड रहा, हम बच्चे हैं, पढ़ा के दिखाओ, तो दिक्कत बहुत आ जाएगी। तो उस समय, उस बुरे वक्त का इंतजार करे बिना अब पढ़ लो, ताकि आगे की समस्याएं आए ना। अभी के लिए बस इतना ही, 12 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने बारे में सोचें। कम से कम अपने बारे में जरूर सोचें, घर वालों को भी छोड़ देना, ठीक।